गर्ल्स, इससे पहली वीडियो जो मैंने नोबल गैसेस की आपके साथ शेयर की, उसमें हमने स्टडी किया जो आपके सिलेबस में था, जस्ट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन नोबल गैसेस की, फिर अक्रेंस नोबल गैसेस की कि मेनली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, क्या क्या परसेंटेज है किस किस नोबल गैस की, वो सारा डिस्कस किया। फिर हिस्ट्री डिस्कस की डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस की। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है सिलेबस में आपके टॉपिक है, दैट इज़ अगेन आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, तो अगेन थियोरेटिकल कंसेप्ट है गर्ल्स, आपने इसके नोट्स बना लेने हैं और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस की जब मैं बात करूँगी तो सिंपली आपके कंसेप्ट मन में यही आएगा दिमाग में कि क्योंकि नोबल गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, मेनली एयर में प्रेजेंट होती हैं, तो अगर हमने आइसोलेट करना है नोबल गैसेस को, अलग अलग करना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेंडन को, तो रेंडन की तो जनरली हम बात नहीं करेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव है। बाकियों को अगर हमने आइसोलेट करना है तो वो कहाँ से करेंगे हम? एयर से। आइसोलेट किससे करना है उनको? क्योंकि एयर में सिर्फ नोबल गैसेस ही नहीं है, नोबल गैसेस के साथ साथ एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और भी कई तरह की थोड़े अमाउंट की गैसेस हैं। ठीक है, तो उन सब से अगर अलग करना है नोबल गैसेस को तो वो कैसे करते हैं वो स्टडी करेंगे हम, आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस फ्रॉम एयर। तो दिस इज़ इन योर सिलेबस आपको। तो आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस फ्रॉम एयर, ऑल नॉन रेडियो एक्टिव नोबल गैसेस, नॉन रेडियो एक्टिव इसका मतलब एक्सेप्ट हीलियम। ठीक है, एक तो बात होगी रेंडन की, ठीक है, एक तो रेंडन क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, और एक हो गया हीलियम। तो बाकी जितनी भी हैं आर कमर्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम एयर। द मेथड यूज्ड आर, दो मेथड यूज़ करते हैं, एक है फ्रैक्शनेशन ऑफ लिक्विड एयर और एक है केमिको फिजिकल मेथड। ठीक है, तो मतलब हमने जो आइसोलेशन करनी है नोबल गैसेस की फ्रॉम एयर, हम किस किस की नहीं कर सकते? एक तो जो रेडियो एक्टिव है रेंडन, और दूसरा हीलियम, उसकी नहीं कर सकते, बाकी सबकी आइसोलेशन हो सकती है फ्रॉम एयर। दो मेथड्स हैं, फ्रैक्शनेशन ऑफ लिक्विड एयर एंड केमिको फिजिकल मेथड। तो सबसे पहले फ्रैक्शनेशन ऑफ लिक्विड एयर, बिल्कुल सिंपल मेथड है। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय रेले एंड रैमसे। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट के नाम है। द मेथड का प्रिंसिपल क्या है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है गर्ल्स, आपने पढ़ी है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि आप दो या दो से ज़्यादा गैसेस को आपस में सेपरेट कर सकते हो, गैसेस या मॉलिक्यूल जो भी हैं आपके। जैसे सपोज करो मैं आपको बोलती हूँ कि आपने सेपरेट करना है वाटर और इथेनॉल को। ठीक है, तो जब आप वाटर और इथेनॉल को सेपरेट करोगे तो कैसे करते हैं वो? बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या हो गया कि आप एक फ्लास्क में पानी और अल्कोहल मिक्स कर दोगे। ठीक है, तो आपने दोनों को अलग करना है, तो अलग किस मेथड से करते हैं? डिस्टिलेशन से। मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि जब आप उनको हीट करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वोलेटाइल होके अलग हो जाएगा। ठीक है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाद में आएगा, तो अलग हो जाएंगे दोनों। ठीक है, जैसे सपोज अगर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो पहले इवेपोरेट होगा, फिर कंडेंस होके दोबारा से लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो वो अलग हो गया। नीचे आपके पास क्या बचा है? वाटर। तो वी कैन सेपरेट वाटर एंड एल्कोहल। तो उसी मेथड के ऊपर है ये कि बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस वी कैन सेपरेट दैम। These gases are separated from one another and also from oxygen and nitrogen. ठीक है, तो जो आइसोलेशन होनी है एक दूसरे से तो होनी ही है, साथ में एयर में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है उससे भी करनी है। ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विच आर द अदर मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे करेंगे हम। तो देखो ये बॉइलिंग पॉइंट, हीलियम, नियोन, साथ में नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन, जिनोन। ये क्यों लिखे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमने आइसोलेशन करनी है इनकी आपस में और साथ में इनसे भी, क्योंकि दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। तो ये देखो बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं यहाँ पे गर्ल सारे, तो आप खुद देख सकते हो हीलियम और नियोन के बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इनके बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, तो ये तीनों इकट्ठे आएंगे जब डिस्टिलेशन करेंगे आप। तो क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ 3 केल्विन का ऑलमोस्ट फ़र्क है, तो ये इकट्ठे आइसोलेट होंगे सारे, और फिर इनके हाई हैं तो ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है तो ये सबसे पहले हो गए, फिर ये सबसे उसके बाद आ जाएंगे, और ये सबसे बाद में आएंगे फिर, बिकॉज दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो ये देखो यहाँ पे यही लिखा है कि हीलियम एंड नियोन हैविंग वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीलियम एंड नियोन रिमेन इन द गैसियस स्टेट। एकदम से, ठीक है,
क्योंकि वैसे भी गैसेज ही हैं वो, ठीक है, और एकदम से वो गैसियस स्टेट में ही रहेंगे, वाइल अदर कॉन्स्टिट्यूएंट चेंजेस इनटू लिक्विड, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि क्योंकि हीलियम और नियोन के बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, तो जब आप इस प्रोसेस को करोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, तो दे विल रिमेन एज गैसेस और एकदम से वोलेटाइल होके बाहर, ठीक है। लेकिन जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो लिक्विड में चेंज होंगे। देयर इज स्मॉल डिफरेंस ऑफ ओनली 3 केल्विन ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन, ठीक है, 3 केल्विन का फर्क है। दिस 2 गैसेज विल रिमेन मिक्सड विद ईच अदर एंड आर कलेक्टेड एज ए सिंगल फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो ऑक्सीजन और आर्गन के बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ 3 केल्विन का फर्क है। तो जब आप इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो ये इकट्ठे ऊपर आएंगे, ठीक है, इकट्ठे बॉयल होंगे, तो दे विल रिमेन एज ए मिक्सचर ऑक्सीजन एंड आर्गन एज कलेक्टेड एज सिंगल फ्रैक्शन, इकट्ठे रहेंगे। बाद में हम इनको अलग कर सकते हैं आर्गन को ऑक्सीजन से। उसके बाद आ गया क्रिप्टॉन एंड ज़ीनोन, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू दोज ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन। So krypton and xenon will be found in less volatile portion of the liquid air when all other components distilled off, ठीक है। बाकी सब अलग हो जाएंगे क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं, तो वो अभी डिस्टिल ऑफ नहीं होंगे, दे विल रिमेन इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, तो यू कैन कलेक्ट दैम, ठीक है। तो बोलने का मतलब हो गया कि आपने इनको आइसोलेट कर दिया फ्रॉम ईच अदर एज वेल एज फ्रॉम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो देखो हीलियम और नियोन पहले ही अलग हो गई, फिर ये दोनों तीनों अलग हो जाएंगे, फिर इन तीनों को आपस में सेपरेट करेंगे और ये वहीं रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द फ्रैक्शनेशन ऑफ लिक्विड एयर फॉर द आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस फ्रॉम एयर। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ केमिको फिजिकल मेथड, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, केमिको फिजिकल मेथड इंपॉर्टेंट भी है और यूजफुल भी है, ठीक है। इस मेथड के 2 स्टेप्स हैं, ठीक है, तो वो दोनों स्टेप्स हमने डिस्कस करने हैं। The method consists of following 2 steps. First step is to isolate the noble gases mixed together from the atmosphere by passing repeated electric sparks in the air to remove nitrogen and oxygen as nitrogen dioxide. बिल्कुल सिंपल है पहला स्टेप। पहले स्टेप में आप एयर लेंगे, ठीक है। एयर की जब मैं बात कर रही हूँ तो उसमें नोबल गैसेस हैं, साथ ही साथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन भी है। तो पहले स्टेप में हमने सिर्फ नोबल गैसेस को अलग करना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, मतलब नोबल गैसेस इकट्ठी रहेंगी लेकिन उनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, एयर से आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे, तो क्या होगा कि जो एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जब आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लोगे तो वो आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगी, ठीक हो गया। ये पहला स्टेप हो गया जहाँ पे आपने नोबल गैसेस से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया, ठीक हो गया। अब दूसरे स्टेप में अब आप इनको आपस में अलग करोगे नोबल गैसेस को। द सेकेंड स्टेप इज टू सेपरेट द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम वन अनदर बाय एब्जॉर्बिंग इन एक्टिवेटेड चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग हो गई पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में अब जो नोबल गैसेस हैं उनको अलग करोगे आप, कैसे, उनकी एब्जॉर्प्शन करेंगे हम एक्टिवेटेड चारकोल पे। तो आप देखोगे कि जिसका एटॉमिक मास कम है वो अलग हो जाएगा और जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी ऑन एक्टिवेटेड चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो हम सेकंड स्टेप बाद में डिस्कस करेंगे, ये दोनों स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम फर्स्ट स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप बिल्कुल सिंपल है, उसमें अब नोबल गैसेस अलग होंगी आपस में, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन, बाय उसका प्रिंसिपल क्या है कि इनकी डिफरेंट एब्जॉर्प्शन होती है एक्टिवेटेड चारकोल पर। तो डिफरेंट एब्जॉर्प्शन, तो वी कैन ईजिली सेपरेट दैम। स्टेप 1 है वो मैंने बता दिया कि नोबल गैसेस को अलग करना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से फ्रॉम एयर। इसमें है रेले मेथड। द बेसिस फॉर दिस मेथड वाज लेड बाय क्वेंडिश। इसका जो मेन बेस था इसने वो किस बेस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेंडिश एक्सपेरिमेंट बाय स्पार्किंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। टेक्निक वाज इम्प्रूव्ड बाय रेले एंड रैमसे। तो मतलब जो क्वेंडिश ने एक्सपेरिमेंट किया था वही था इसका मेन बेसिस, जिसमें आपने देखा था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब आपस में आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में तो उसका नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। लेकिन उस टेक्निक को बाद में इम्प्रूव किया था रेले एंड रैमसे ने, ठीक है। तो ये है रेलेज मेथड। इसमें क्या है गर्ल्स, आपकी बुक्स में डायग्राम बना हुआ है, ये देखो इस तरह का डायग्राम है रेले मेथड का, ठीक है। इसमें क्या है, एक राउंड बॉटम की आपके पास लार्ज राउंड बॉटम की फ्लास्क है,
ठीक है, जिसकी कैपेसिटी 50 to 60 लीटर की है। इस राउंड बॉटम की फ्लास्क में 5 होल्स हैं, ठीक है। इट इज़ फिटेड विद ए कॉक हैविंग 5 होल्स। अब इन 5 होल्स का क्या काम है, इसमें जो 2 होल्स हैं दोज आर फॉर पासिंग 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो ये 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये जो ब्लैक किया हुआ है ये 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। और इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से फिर आप पास करोगे करंट विच इज़ ऑफ 6000 to 8000 वोल्ट का, ठीक हो गया। तो 2 होल्स फॉर पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया 6000 to 8000 वोल्ट का थ्रू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। 2 होल्स हो गए। अब बाकी के जो 2 होल्स हैं दोज आर फॉर द सर्कुलेशन ऑफ कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की सर्कुलेशन होनी है। एक होल से आप ब्रिंग और डिस्चार्ज करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को। जैसे इस होल से सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, इस तरह से फाउंटेन की फॉर्म में डिस्चार्ज होगा वो। और जो दूसरा होल है उससे उसकी रीसर्कुलेशन होगी उसी की, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है और यहाँ से फिर रीसर्कुलेशन हो रही है उसकी इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन, ठीक है। तो 2 होल्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, 1 bringing and discharging the solution in the form of fountain at the base and other for carrying it back for recirculation, ठीक है। तो यहाँ से आप डालोगे फिर ये दोबारा से उसको रीसर्कुलेट करेगा, ठीक है। तो 2 होल्स हो गए, 4 होल्स हो गए। अब बचा 5वां होल। जो 5वां होल है दैट इज़ फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर, ठीक है। तो यहाँ से अब आप एयर को पास करेंगे, साथ में ऑक्सीजन लेंगे और उसको पास करेंगे इस होल से। तो एयर और ऑक्सीजन का जो रेशो है इसमें वो है 9:11 का, ठीक है। मतलब 9 पार्ट एयर के और 11 पार्ट ऑक्सीजन के, ठीक है। तो 5 होल्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ये आपकी फ्लास्क है इसमें 5 होल्स किस किस के लिए हैं। 2 होल्स फॉर पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, 2 होल्स फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिस्चार्ज के लिए, फाउंटेन की फॉर्म में डिस्चार्ज होगा, दूसरे से वो रीसर्कुलेट होगा वही वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो 5वां होल है उससे आप ऑक्सीजन और एयर का रेशो 11:9 के रेशो में यहाँ से पास करेंगे, क्योंकि इनको सेपरेट करना है आपने, एयर को अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है, ठीक है। तो मतलब एयर में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग करना है और नोबल गैसेस तो अलग होंगी, ठीक है। तो क्या है इस मेथड में, यहाँ से आपने एयर और ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 9:11 इंट्रोड्यूस की, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आपने यहाँ से डाला और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया 6000 to 8000 वोल्ट का थ्रू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो क्या हुआ कि जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करोगे तो जो एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो आपके कंबाइन करेंगे और 2 ऑक्साइड बनेंगे, एक बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड और एक बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये देखेंगे आप कि क्या हुआ, आपने इस होल से ऑक्सीजन और एयर को इन द रेशो ऑफ 11:99 पास किया। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से पास करेंगे आप स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगाएंगे 6000 to 8000 वोल्ट का, तो जो एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो आपस में कंबाइन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे। और फिर ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ये एब्जॉर्ब होंगे कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में इस तरह से, ठीक है। इनकी एब्जॉर्प्शन हो गई दोनों की इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और ये बन गया सोडियम नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट और वाटर, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि हमने एयर में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में जुड़े और उनके बन गए ऑक्साइड्स। फिर ये ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड पे एब्जॉर्ब होंगे और वी कैन सेपरेट देम, ठीक है। अगर कुछ ऑक्सीजन बच भी जाती है तो उसको पास करना है थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग एल्केलाइन पायरोगैलोल सॉल्यूशन, ठीक है। एल्केलाइन पायरोगैलोल सॉल्यूशन जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और मिक्सचर में सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, नोबल गैसेस, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है मैंने। एक आपके पास लॉन्ग राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसकी कैपेसिटी 50 to 60 लीटर की है, जिसमें 5
होल्स हैं, एक कॉक है और 5 होल्स हैं, 2 होल्स फॉर पासिंग 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स फॉर पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, 2 holes for circulation and recirculation of concentrated caustic soda, sodium hydroxide, and 1 hole for introducing dried air free of carbon dioxide mixed with excess of oxygen in the ratio of 11:9. ठीक है, मतलब सॉरी 9:11, मतलब एयर के 9 पार्ट्स और ऑक्सीजन के 11 पार्ट, उनको पास करना है आपने। तो क्या होगा कि जब आप एयर और उसके साथ ऑक्सीजन को पास करोगे तो जो एयर में नाइट्रोजन है वो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड्स बनाएगी, ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, और उन ऑक्साइड्स की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड पे। ठीक है, वो अलग हो जाएंगे। अगर और आपके पास क्या बचेगा, नोबल गैस। अगर थोड़ी सी ऑक्सीजन और बच गई तो उसको आप एब्जॉर्ब करोगे पायरोगैलोल सॉल्यूशन में, तो जो आपके पास नोबल गैस बचेगी वो सिर्फ नोबल गैस बचेगी, उसमें ना नाइट्रोजन होगी ना ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप जिसमें आपने एयर से अलग करा नोबल गैसेस को और नोबल गैसेस को अलग किया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। फिर आगे आपका सेकंड स्टेप वो है आपका कि आपने अब सेपरेट करना है। अच्छा, इसमें अब आपने देख लेना है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्साइड बन गए। उसके बाद ये जो ऑक्साइड्स हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड पे। ठीक है, उनके नाइट्राइट और नाइट्रेट बनते हैं और अलग हो गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर रिमूव्ड फ्रॉम एयर, कि जो एयर आपने ली थी उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अब नहीं बचे हैं। अगर थोड़ी सी ऑक्सीजन बची भी है तो उसको आप इससे कर दोगे एब्जॉर्ब। ठीक है, तो आपके पास बचेगा सिर्फ नोबल गैस। तो अब क्या है, एक और मेथड भी है आपके दिया हुआ बुक में, दैट इज़ रैमसे मेथड। रैमसे मेथड में क्या करना है, एयर को आपने फाइनली डिवाइडेड कॉपर के साथ रिएक्ट करना है। तो जो एयर में ऑक्सीजन है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके CuO बनाएगी। ठीक हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गई। अब जो एयर में नाइट्रोजन थी उसको आप मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्ट करोगे तो उसका बन जाएगा नाइट्राइट। तो ऑक्सीजन भी अलग हो गई, नाइट्रोजन भी अलग हो गई। जो एयर बची उसमें क्या है, अब सिर्फ नोबल गैस। दिस इज कॉल्ड रैमसेस मेथड। एक है फिशर रिंग्स मेथड। फिशर रिंगे मेथड में क्या करना है, आपने एयर लेनी है, उससे ट्रीट करना है। एयर का मतलब, जब मैं एयर बोल रही हूँ इसका मतलब उसमें नोबल गैसेस तो हैं ही हैं, साथ में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। ठीक है, उसको रिएक्ट करना है 90% कैल्शियम कार्बाइड के साथ और 10% कैल्शियम क्लोराइड के साथ एट 800 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होगा कि जो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो इनके साथ रिएक्ट करके रिमूव हो जाएंगी और आपके पास क्या बचेगा, एयर में सिर्फ नोबल गैसेस। तो ये दो मेथड बिल्कुल सिंपल से मेथड्स हैं, ये आपने खुद करने हैं। ठीक है, तो कर लेने हैं ये, दे आर द मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेस फ्रॉम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्योंकि जब मैंने एयर की बात की है, जब मैंने एटमॉस्फेयर की बात की है, तो उसमें नोबल गैसेस के साथ साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी है। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो है कि हमने नोबल गैसेस को पहले अलग करना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से अलग कर दिया। अब आएगा हमारा सेकेंड स्टेप जिसमें हमने नोबल गैसेस को आपस में सेपरेट करना है, दैट इज सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेस बाय दीवार्स चारकोल मेथड। प्रिंसिपल क्या है इस मेथड का, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ दीज गैसेस बाय चारकोल। मतलब इन गैसेस की एड्जॉर्प्शन चारकोल पर डिफरेंटली होती है, सबकी। हीलियम की अलग होगी, आर्गोन की अलग। Adsorption capacity of noble gases at low temperature by charcoal increases with increase in atomic mass। मतलब जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसकी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा है, जिसका एटॉमिक मास कम है उसकी एड्जॉर्प्शन कम है। क्योंकि हीलियम का एटॉमिक मास कम है इसके लिए उसकी लो एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, जिनोन का एटॉमिक मास ज़्यादा है इसलिए उसकी मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। तो यही है इस मेथड का प्रिंसिपल कि जिसका एटॉमिक मास कम है वो कम एड्जॉर्ब होगा, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा। एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। लोअर द एटॉमिक मास ऑफ नोबल गैस, लोअर इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू एड्जॉर्ब इट। ये ध्यान रखना है आपने, जितना एटॉमिक मास कम है उतना उसकी एड्जॉर्प्शन भी कम होगी और कम टेम्परेचर लगाना पड़ेगा आपको
टू एब्जॉर्ब द गैस, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। लोअर द एटॉमिक मास ऑफ द नोबल गैस, लोअर इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब इट। तो दिस इज द सेकेंड मेथड। जो प्रिंसिपल डिस्कवर कर लिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपने इसका ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल है, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस गैसेस बाय चारकोल। तो जिसका एटॉमिक मास कम है वो जल्दी वो लो एब्जॉर्प्शन शो करती है, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करती है। तो इसका आपने एक फ्लोशीट डायग्राम बनाया है मैंने, वो देख लेना है आपने, ठीक है। फ्लोशीट डायग्राम में हम सिंपली यही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम इसको आइसोलेट करते हैं। तो फ्लोशीट डायग्राम इसको बुक्स में भी बना है गर्ल्स आपकी, बट मैं दिखा देती हूँ आपको कि कहाँ है। ये देखो, ये बना है फ्लोशीट डायग्राम, ठीक है। तो बिल्कुल फ्लोशीट डायग्राम से ही कर लेते हैं हम इसको, जिसमें आप देख सकते हो कि आपकी कैसे सेपरेशन हो रही है नोबल गैसेस की। सेकंड स्टेप जो है, मैंने यहाँ पे इसका बनाया भी था, क्योंकि इस बुक में ये क्लियर नहीं आ रहा है, तो बट आई हैव केप्ट दैट पेज समवेयर, ठीक है। तो ये देखो, आप इधर बुक में देख लेना आपने, इसमें कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। आपने क्या करना है, नोबल गैसेस का मिक्सचर लेना है, जिसमें आपके पास हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन और जिनोन है, ठीक है। ये नोबल गैस है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपने पहले स्टेप में अलग कर दिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले इनको ब्रॉट इन कंटैक्ट विद चारकोल एट -100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने पहले बता दिया कौन अनएब्जॉर्ब चला जाएगा, हीलियम एंड नियोन, क्योंकि उनके एटॉमिक मास कम है तो वो अनएब्जॉर्ब होंगे। किसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, आर्गोन, क्रिप्टॉन और जिनोन की। उसके बाद हीलियम और नियोन क्योंकि अनएब्जॉर्ब्ड हैं तो इनको दोबारा से आपने चारकोल पे एब्जॉर्ब करना है। तो मैंने पहले बता दिया जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती जाएगी। तो पहले अगर मैंने -100 डिग्री सेल्सियस का लगाया था टेम्परेचर, तो हीलियम और नियोन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाई थी। लेकिन अगर मैं यही टेम्परेचर 180 डिग्री -180 डिग्री करती हूँ, तो जब मैं टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रही हूँ तो जिसका एटॉमिक मास कम है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, -180 डिग्री सेल्सियस पे नियोन एब्जॉर्ब हो जाएगा, हीलियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। हीलियम अलग हो जाएगा क्योंकि वो अनएब्जॉर्ब रहा। नियोन एब्जॉर्ब होके जब आप वार्म करोगे उसको तो नियोन इज इवॉल्व्ड एंड कलेक्टेड, ठीक है। तो हीलियम और नियोन अलग हो गए, ओके। उसके बाद जिनकी एब्जॉर्प्शन हुई वो थे आर्गोन, क्रिप्टॉन और जिनोन। अब इनको कैसे अलग करना है, ब्रॉट इन कंटैक्ट विथ फ्रेश चारकोल, दोबारा से फ्रेश चारकोल के कंटैक्ट में लाके कूल करना है टू लिक्विड एयर टेम्परेचर। तो क्या होगा, दोबारा से आपकी अब क्रिप्टॉन और जिनोन नॉट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, क्योंकि आपने टेम्परेचर को बहुत डिक्रीज़ कर दिया, नॉट एब्जॉर्ब्ड। लेकिन आपका जो आर्गोन था वो एब्जॉर्ब हो गया फ्रेश चारकोल पे और उसको आपने वार्म किया, एयर आर्गोन इज इवॉल्व्ड एंड कलेक्टेड, ठीक है। जिस तरह से नियोन को वार्म करने पर वो इवॉल्व और कलेक्ट हुआ, इस तरह से आर्गोन भी अलग हो गया। अब बचे आपके पास क्रिप्टॉन और जिनोन, क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाई थी इस चारकोल पे, क्योंकि आपने उसको कूल कर दिया था टेम्परेचर को, फिर आपने उसको वार्म करना है -90 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्रिप्टॉन एस्केप कर जाएगा और जो जिनोन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा उस पर। और जब आप उसको वार्म करोगे तो जिनोन इज इवॉल्व्ड एंड कलेक्टेड। तो मतलब फ्लोशीट डायग्राम की फॉर्म में आपको बताया है, तो इसी को आप बना दो अगर, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने सेपरेशन की नोबल गैसेस को फ्रॉम वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑन चारकोल, ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, ठीक है। तो आपने देख लिया कि जब आपने चारकोल के कंटैक्ट में लाया तो हीलियम और नियोन अनएब्जॉर्ब्ड रहे, ये एब्जॉर्ब हुए। हीलियम और नियोन को फिर दोबारा से फ्रेश चारकोल के कंटैक्ट में लाया बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो नियोन एब्जॉर्ब हुआ, ये अनएब्जॉर्ब्ड रहा, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। ये एब्जॉर्ब हो गए थे लेकिन इकट्ठे एब्जॉर्ब हुए हैं तीनों, दोबारा से फ्रेश चारकोल के कंटैक्ट में लाया, टेम्परेचर को डाउन किया, तो आर्गोन एब्जॉर्ब हो गया, जिनोन और क्रिप्टॉन नॉट एब्जॉर्ब्ड। क्योंकि आर्गोन एब्जॉर्ब हो चुका है, उसको वार्म किया, कलेक्ट किया, ये दोनों फिर वार्म किए -90 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्रिप्टॉन एस्केप कर गया, अलग हो गया। जिनोन को फिर से वार्म किया तो जिनोन इज इवॉल्व्ड एंड कलेक्टेड, क्योंकि गैसेस फॉर्म में है सारे ये, दे एग्जिस्ट इन गैसेस फॉर्म। तो फिर आपने जब इसको वार्म किया तो ये इवॉल्व होके कलेक्ट कर लेंगे आप इसको, ठीक है। तो दिस इज़ द आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस फ्रॉम एयर। थैंक यू।